हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में मैथ्स गुरुजी। और मैं बोल रहा हूँ आपका दोस्त यश वर्मा। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई पॉलिनोमियल बनाओ, अलजेब्रा बनाओ, मेंसुरेशन बनाओ। ओ बनाऊंगा, सब धीरे धीरे एक साथ सिस्टमेटिक वे में बनाऊंगा। बोल रहे थे बहुत लोग एग्जाम बोर्ड टिप्स बनाओ, मोटिवेशन बनाओ। बनाऊंगा सब। अलजेब्रिक बनाऊंगा, मेंसुरेशन भी बनाऊंगा, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज भी बनाऊंगा, अलजेब्रा भी बनाऊंगा, क्लास 8 का आपको मैथ्स भी बताऊंगा सब एक सिस्टमेटिक वे में बताऊंगा। लेकिन अगर आपको ये सब चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा? सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब के बटन पर दबा दें, क्योंकि सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते हैं, और लाइक भी कर दें और देखते रहें ये वाला वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, मैं बोल रहा हूँ यश वर्मा और आप मेरे चैनल देख रहे हैं मैथ्स गुरुजी। और आज की वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाना क्लास 9 का। जैसे हम ये कंप्लीट कर लेंगे वैसे ही हम 10th की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि सेकेंड एनिवर्सरी में आप देखे ही होंगे मैं आपसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला था, और इसमें मैं आपको बताने वाला था कि आज अब से हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो फिजिक्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 आईसीएसई फिजिक्स सेलिना मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये है उसकी बुक, देखिए ये है उसकी बुक। मेरे 9th में भी यही चीज़ थी, कंसाइज फिजिक्स पार्ट 1 आईसीएसई। तो पहला चैप्टर मेजरमेंट है, तो हम मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन के साथ करेंगे। सब मैं आपको लगभग 10 चैप्टर इसमें सब मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अब हम चलिए, बहुत मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। तो चलिए, फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के बारे में जानते हैं। फिजिक्स होता क्या है, साइंस को अलग अलग 3 भाग में क्यों बांटा गया है। आप क्लास 6 या किसी किसी में क्लास 7th या 5th तक भी साइंस अलग हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि तब तक आप साइंस को एक ईवीएस या स्टडी इन्वायरमेंटल स्टडी के तौर पे पढ़ते थे, उसमें सब मिला होता था। लेकिन इसमें बाद में बांट दिया गया, क्योंकि फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों अलग अलग टॉपिक में हमको और ब्रॉडली स्टडी करना था। और फिजिक्स एक ऐसा होता है जिसमें एक्सपेरिमेंट के साथ हमको करना होता है, हमको लाइव एक्सपेरिमेंट देने होते हैं, या जिससे दिमाग में समझ में आए। बायोलॉजी बॉडी पार्ट के बारे में बताते हैं या प्लांट्स के बारे में, और केमिस्ट्री एक अलग दुनिया होता है। केमिस्ट्री में हम गैसेस के बारे में पढ़ते हैं, और भी बहुत नेचर के बारे में पढ़ते हैं कि पढ़ेंगे गैसेस के बारे में अलग अलग। और फिजिक्स एक हमारे जो अराउंड इन्वायरमेंट में क्या क्या हो रहा है वो पढ़ते हैं हम फिजिक्स में। तो फिजिक्स से हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो चलिए, मेजरमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट, तो व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट अगर मैं डेफिनेशन पे एकदम नहीं आऊँ, अपने भाषा में बोलूँ तो मेजरमेंट क्या है? कोई भी चीज़ को उसका मेजर करना, जैसे कितना नापे। अगर हम कॉमन लैंग्वेज बोले तो हम उसको नापें कितना, या उसको मेजर करें। जैसे ये मान लीजिए ये है आधा 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का है। ये एक एग्जांपल में ले रहा हूँ। तो इसको हम क्या किए, मेजर किए। ये बोर्ड कितना है बड़ा, 1 मीटर या कुछ भी आप दे सकते हैं, 1 मीटर या कुछ, और मेजरमेंट करेंगे। तो इसके बहुत सारे ये भी रहते हैं यूनिट्स, मीटर, सेंटीमीटर, केजीएफ, न्यूटन, डाइन सेंटीमीटर, बहुत सारे रहते हैं। और अब मैं बुक के साथ अगर आपको बताऊं तो मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद अ नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर। मतलब कोई भी गिवन क्वांटिटी, जैसे ये गिवन क्वांटिटी, उसको हम मेजर किए विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यही दिया है, विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मतलब जैसे कोई भी किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, न्यूटन, डाइन, ये सब में गिवन क्वांटिटी को हम नेचर के साथ इसको मेजर करते हैं। कोई भी चीज़, जैसे ये डस्टर ही ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। अब यूनिट क्या होता है? यूनिट जैसे किलोमीटर, किलोग्राम, मीटर और डाइन, और भी बहुत सारे हैं। तो यूनिट क्या होता है? यूनिट इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। जैसे कांस्टेंट मतलब क्या होता है? अब देखिए, ऐसे ऐसे करके मैं सब आपको बताऊंगा, जो जो एकदम बेसिक्स है, बेसिक्स में आपका क्लियर कर दूंगा। कांस्टेंट ये, हाँ, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड क्या होता है? अब कांस्टेंट मतलब एकदम फिक्स। जैसे 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये एकदम फिक्स रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, ये कभी वैरी नहीं करता है। तो इसको हम कहते हैं यूनिट। एक ऐसा रहता है क्वांटिटी जो हमेशा कांस्टेंट रहता है,
कभी वो चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटी, जो कोई और चीज को मेजर करने में उसका हेल्प लिया जाए। जैसे मान लीजिए ये है पेन एक या मार्कर, आप जो भी कहें इसको, ये 3 है। अब इसका 3 क्या, 3 किलोग्राम है कि 3 मीटर है कि 3 सेंटीमीटर बड़ा है क्या? तो वही बोलता है कि मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटी इन द ऑफ द सेम नेचर। ठीक है, ये है इसका प्रॉपर डेफिनेशन। अब जो हमें एक फॉर्मूला आ रहा है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी होता है द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू आप 1 kg ले लीजिए या 1 सेंटीमीटर ले लीजिए इनटू यूनिट। नहीं, मान लीजिए एक और अच्छा मैं बताता हूँ कुछ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। यूनिट आप क्या देखें, जैसे मान लीजिए केजी हम ले लिए, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल मतलब नंबर के कितना वैल्यू है। जैसे मान लीजिए ये है 3, तो 3 इंटू यूनिट 3 kg हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। वैसे ये कभी ये सब आएगा नहीं, ये जस्ट आपको कंसेप्ट देने के लिए ऐसा टाइप का फॉर्मूला बनाया गया है, क्योंकि फॉर्मूला आसानी से याद हो जाते हैं और यही दिया गया है इसमें। तो देखिए यही दिया, इफ एग्जांपल बता देता हूं आपको। इफ द लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ अ क्लॉथ, जैसे कोई भी क्लॉथ है, यही क्लॉथ है या इसको तो ऐसे दिखाना पड़ेगा, क्लॉथ है, उसका मेजर है, उसका लेंथ है 10 मीटर, 10 मीटर का लंबा कपड़ा है। इट मीन्स दैट द लेंथ इज मेजर्ड इन द यूनिट मीटर, मतलब यूनिट जो है वो मीटर है, और जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है कितना है, 10 है। तो वही चीज मैं भी आपको बताया, कोई भी चीज का पेन का कुछ भी ले लीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें 10 दिया है क्लॉथ में, और यूनिट दिया है इसमें मीटर। ठीक है, समझ गए? वही मैं आपको और भी एक दिए हैं, शुगर 5 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम शुगर, ऐसा आप बोलते होंगे दुकान में जाते होंगे, तो उसका मतलब ये फिजिकल वैल्यू आपको इतना चाहिए। ठीक है, अब यूनिट, कैसे हम यूनिट को रिप्रेजेंट करें? तो व्हाट आर द चॉइस ऑफ यूनिट और व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट, ये भी आप कह सकते हैं। यूनिट इज यूनिवर्सल, मतलब पूरे यूनिवर्स में यूनिट, जैसे 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। ये नहीं कि इंडिया में 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 500 मीटर, और यूएस में आप जाएंगे तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 200 मीटर, ऐसा नहीं, यूनिवर्सली सब सेम रहता है। तो इसमें कुछ कह रहा है कि यूनिट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज, एक कन्वीनियंट साइज की ओर होना चाहिए, ये नहीं कि इनफाइनाइट ऐसा कुछ हो। यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, मतलब इसको मल्टीप्लाई करें तो और आगे तक जाए। यूनिट शुड बी पॉसिबल विदाउट एम्बिगल्टी, मतलब पॉसिबल हो सकता है एम्बिगल्टी में भी। वैल्यू ऑफ यूनिट शुड नॉट चेंज विद स्पेस एंड टाइम, इट मस्ट ऑलवेज रिमेन सेम एवरीवेयर, मतलब हर जगह सेम रहे। मैं आपको पहले एग्जाम्पल में ये बता चुका हूँ। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ यूनिट, काइंड्स ऑफ यूनिट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ यूनिट। अब कह रहा है हमसे कि यूनिट 2 प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट और डिरीव्ड यूनिट। फंडामेंटल से आप वर्ड से समझ गए होंगे, फंडामेंटल मीन्स इट कैन नाइदर बी चेंज नॉर बी डिस्ट्रॉयड और इट कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड। ठीक है, तो जैसे हमेशा एक फिक्स रहता है, जैसे किलोग्राम का किलोग्राम ही रहेगा, मतलब 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर ही रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे लेंथ, मास, टाइम, ये सब हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। 2 प्रकार के होते हैं यूनिट, और दूसरा होता है डिरीव्ड यूनिट, जो डिरीव कर सकता है, मतलब चेंज हो सकता है, जैसे लेंथ स्क्वायर। अब लेंथ स्क्वायर चेंज हो सकता है, और फिर सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे ही चेंज हो सकता है। तो यूनिट का 2 प्रकार है, आप इसको लिख सकते हैं। यूनिट आर ऑफ 2 टाइप्स, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट और डिरीव्ड यूनिट। अब डिरीव्ड यूनिट में एग्जांपल आ गया आपकी लेंथ। डिराइव्ड यूनिट, इसमें आएगा आपका एग्जांपल में लेंथ स्क्वायर, और वही फंडामेंटल में आपका आएगा
टाइम, डिस्टेंस, मीटर और भी बहुत कुछ। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताया था कि ये यूनिट के दो प्रकार होते हैं, एक फंडामेंटल, एक डिराइव्ड। फंडामेंटल में ये होता है कि वो कांस्टेंट रहता है, टाइम, डिस्टेंस, मीटर हमेशा सेम रहेंगे। डिराइव्ड में ये रहता है कि वो डिराइव कर सकता है, जैसे एक जगह लेंथ में किसी कुछ वैल्यू रहेगा, दूसरे में कुछ वैल्यू रहेगा। तो ये होते हैं यूनिट के दो प्रकार। चलिए अब अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो है सिस्टम्स ऑफ यूनिट। सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या होता है? लेंथ, मास और टाइम। चलिए तो अब मैं आपको थोड़ा सा बुक से भी पढ़ा देता हूँ। सिस्टम्स ऑफ यूनिट में वैसे बुक का उतना जरूरत नहीं है। CGS यूनिट आप पढ़े होंगे, SI यूनिट पढ़े होंगे, SI यूनिट, CGS यूनिट, और फिर MKS सिस्टम भी होता है और FPS सिस्टम भी होता है। MKS और FPS ये जो आप दो दिख रहे हैं, ये दोनों अब यूज़ नहीं किया जाता है। FPS मतलब होता है ब्रिटिश का रहता है और वो अब यहाँ यूज़ नहीं किया जाता है। MKS सिस्टम भी मैट्रिक्स सिस्टम कहीं कहीं पे यूज़ हो सकता है और कहीं पे नहीं भी होता है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो आपको दो पढ़ने हैं वो SI यूनिट और CGS यूनिट। SI यूनिट आप पढ़े होंगे कि द फोर्स का SI यूनिट क्या है? न्यूटन, ठीक है। ऐसे आप पढ़े होंगे SI यूनिट, लेकिन इसमें SI यूनिट है नहीं, CGS यूनिट से सीधे स्टार्ट किया गया है। CGS यूनिट क्या आपसे कह रहा है? फ्रेंच सिस्टम एक है, फ्रेंच में बना था ये। तो ये कहता है कि यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, मास ग्राम और टाइम सेकेंड, ठीक है। ये सब मेन होते हैं। जैसे लेंथ का असली में क्या होता है? मीटर, और CGS यूनिट में सेंटीमीटर छोटा रूप उसका, और वही उसमें टाइम का सेकेंड आ जाएगा, मास का किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाएगा, सबका स्मॉलर यूनिट्स होता है CGS। और FPS सिस्टम जो ब्रिटिश में बना था वो हमसे कहता है कि लेंथ का रहेगा फुट रहेगा, फुट, ठीक है। FT से हम डिनोट करते हैं। मास का पाउंड रहेगा, देखिए कितना नीचे, बहुत कम। और टाइम का सेकेंड रहेगा, सेकेंड से क्योंकि नीचे नहीं आता है मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, लेकिन उस सबको हम नहीं करते हैं क्योंकि वो तो यूं बीत जाता है, इसलिए, ठीक है। और MKS सिस्टम, मैट्रिक्स सिस्टम, हमसे कहते हैं लेंथ का रहता है मीटर, मेन यही है, लेंथ का रहता है मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड। सब तीनों CGS, MKS, FPS तीनों में सेकेंड ही रहेगा टाइम का, ठीक है, क्योंकि टाइम इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकेंड ही रहता है। आप सेकेंडरी से सब कन्वर्ट कर सकते हैं। SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, और SI यूनिट इसका फुल फॉर्म है। अब ये सब भाषण कहाँ कहाँ बना था, ये 1960 में बना था कहीं भी, ये सब हमको पढ़ने का जरूरत नहीं है, फिजिक्स में सब जरूरत नहीं है। अब SI यूनिट बहुत सारे हैं, लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का CD। ये जो टेबल मैं आपको अभी स्क्रीन के सामने मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, ठीक है, आ गया होगा आपके सामने। तो अब हमें जो पढ़ना है वो है यूनिट्स ऑफ लेंथ। अगला हम बढ़ते यूनिट्स ऑफ लेंथ के तरफ। SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, ठीक है। ये सब वैसे ही सेम है थोड़े थोड़े। सब यूनिट ऑफ मीटर, ये अब इंपॉर्टेंट आ गया। मीटर में लेंथ के बारे में हम पढ़ेंगे, पहले उसका SI यूनिट क्या है? मीटर। अब उसके हम और अंदर डीप में जाएंगे, जैसे अदर यूनिट क्या हुआ? सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूं। अब यूनिट्स ऑफ लेंथ, ये आपको हमेशा आता है एग्जाम में। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको शुरुआत में यही मिलता है एग्जाम में, सबसे पहला या दूसरा, मतलब पहला तो फिल इन द ब्लैंक्स ही रहता है आपके एग्जाम में। और पहला भी क्वेश्चन रहता है सब पार्ट 1 या सब पार्ट 2 में भी आपका ये पक्का आएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता सकता हूँ ऐसे। अब तो चलिए SI यूनिट क्या हुआ? SI यूनिट क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। अभी मैं आपको बताया SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ लेंथ इज सॉरी SI यूनिट ऑफ लेंथ होता है मीटर, मीटर को हम डिनोट करते हैं M से। और अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ
सब यूनिट क्या होता है? सब यूनिट मतलब छोटा यूनिट, और अदर यूनिट भी हम कह सकते हैं सब यूनिट को। सब यूनिट्स आर सेंटीमीटर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मिलीमीटर, एमएम, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर को कोई डिनोट नहीं किया जाता है, माइक्रोन भी हम कह सकते हैं। 4 इज नैनोमीटर, एनएम। अब ये आपको एग्जाम में पूछता है एज ऑफ नॉट एज अ फिल इन द ब्लैंक्स बट एज अ कंपैरिजन और रिलेशनशिप बिटवीन, ये आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटीमीटर एंड मीटर। तो आप कह सकते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटीमीटर एंड मीटर इज 10 टू द पावर -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। मिलीमीटर होता है, अब मिलीमीटर को हम कह सकते हैं 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 ऑफ सेंटीमीटर, है ना, 1/10 ऑफ सेंटीमीटर। लेकिन अगर हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, मैं इसको मीटर ही में करता हूँ, तो इसका हो जाएगा 10 टू द पावर -3 मीटर। मिलीमीटर और मीटर के बीच ये रिलेशनशिप। माइक्रोमीटर हम क्या होगा, माइक्रोमीटर भी होगा 10 टू द पावर -3 मीटर, ये दोनों सेम रहेंगे। अब नैनोमीटर कितना होता है? नैनोमीटर होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, नैनोमीटर 10 टू दी पावर -9। आप ऐसे याद कर सकते हैं नैनोमीटर का n फॉर 9, तो इसका भी ऊपर पावर -9 मीटर। या मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबका तो एक एक से बढ़ रहा था, ये दोनों का सेम था, इसका आपको मालूम ही है, तो इसको याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो बच्चे लोग भूल जाते हैं। और वही मैं बता दिया कि नैनोमीटर n फॉर 9 हो, तो नैनो के लिए पावर -9 रहेगा, ठीक है। अब मल्टीपल यूनिट ऑफ मीटर, अब मीटर के ऊपर कौन कौन आते हैं, ये तो हम बता रहे थे, सब यूनिट मतलब छोटा होता है। अब हम क्या कहते हैं इसको, मल्टीपल यूनिट, मल्टीपल मतलब ऊपर, उसके और ज्यादा। तो अब हम पढ़ेंगे, इसको मैं यही रहने देता हूँ ऐसे यूनिट, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अब मल्टीपल यूनिट क्या आते हैं? पहला तो आता है किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर क्या होता है? किलोमीटर मल्टीपल यूनिट है, ये मल्टीपल यूनिट्स। तो पहला आता है इसमें किलोमीटर। अब किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 मतलब 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ये तो आपको मालूम है। पर 1 मीटर इक्वल टू कितना किलोमीटर? 1/1000, हाँ ठीक है ना। 10 टू द पावर -3, सॉरी 10 टू द पावर 3 मीटर रहेगा ये, ठीक है। उसी को अगर हम मीटर से किलोमीटर में करना होता तो हम लिख सकते थे वैसे, लेकिन इसमें हमको मीटर के रूप में दिखाना है, मीटर से किलोमीटर के रूप में दिखाना है, इसलिए हमको 10 टू द पावर 3 गुना 10 का, तो वो आएगा 1000 जो है किलोमीटर। नॉन मेट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ, नॉन मेट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ हमसे क्या कह रहा है? इसमें आ गए आपके एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब बहुत माइन्यूट होते हैं। लाइट ईयर में आपका बल्ब, जितना बल्ब जैसे तेजी से गिरेगा, मतलब जलता है, उतना उसको हम कहते हैं, सॉरी लाइट ईयर वो होता है जो डिस्टेंस ट्रेवल लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, मतलब बहुत टाइम लगता है उसको, ठीक है ना। और पार्सेक इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द सेमी मेजर एक्सेस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ 1 AU सब टेंस टू एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। तो ये आपको पूछता नहीं है ऐसे डेफिनेशन, आपको ऐसे इसका लेंथ पूछेगा, इसका भी मैं आपको डाल दूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसको भी आपको डाल दूंगा, यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो लिख सकते हैं पॉज करके वो दोनों, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं यूनिट ऑफ मास, ये था यूनिट ऑफ लेंथ, अब हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ मास। तो ऐसा यूनिट यहाँ पे मैं रख देता हूँ, ऐसे यूनिट ऑफ मास। तो ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, इसका है किलोग्राम, ठीक है। अब ऐसा यूनिट ऑफ मास ऑफ 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज टेकन एज 1 किलोग्राम। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेगा कि किलोग्राम आता कैसे है, तो मैं बता देता हूँ यहाँ लिख के, द मास
द मास ऑफ 1 लीटर 1 लीटर और 1 लीटर 1000 ml लिखने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है। ऑफ वाटर 1 लीटर ऑफ वाटर जितना लेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पे एट 4 डिग्री सेल्सियस, उतना होता है 1 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है एक 1 वर्ड क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट है, भूल जाते हैं बहुत लोग। अब कैसे आया ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैसे डिफाइंड हुआ, सब यूनिट है, इसका छोटा यूनिट क्या है, ग्राम मिलीग्राम। अब ग्राम में कितना होता है इसका 10⁻³ kg, यही से स्टार्ट हुआ। और मिलीग्राम जो हम इसको कहते हैं mg, और वो होता है 10⁻³ अब वो भी रहता है तो 10⁻³ तो आपको उतना इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। 10⁻³ 10⁻³ दोनों रहेगा इसमें, तो ये आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए। और मल्टीपल यूनिट क्या हमसे कहते हैं, क्विंटल और टन, मेट्रिक टन। आप सुने होंगे क्विंटल और मेट्रिक टन का नाम। 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg, 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg, 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg। और 1 मेट्रिक टन, और 1 मेट्रिक टन इक्वल टू 10 क्विंटल। 10 क्विंटल मतलब कितना होगा इन टर्म्स ऑफ, इफ वी टेक इन द टर्म्स ऑफ एक मिनट, हाँ ठीक है। अब ये तो मैं बता रहा हूँ 1 मेट्रिक टन इन द टर्म्स ऑफ क्विंटल, ये क्यू है। इन द टर्म ऑफ 10 क्विंटल तो 1 क्विंटल 100 kg, तो 1 टन इक्वल टू 10 into 100, दैट इज 1000 kg। 1 मेट्रिक टन को आप ये भी लिख सकते हैं 10 क्विंटल, पर अगर आपसे पूछा इन द टर्म्स ऑफ kg तो आप 1000 kg लिखिए, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल जो पहला हमारे सामने आ रहा है तो वो कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ अ पार्टिकल। तो वेवलेंथ हमसे कह रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ अ पार्टिकल कलर इज 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये है क्वेश्चन, वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ अ पार्टिकल कलर कितना है, इतना आर्मस्ट्रॉन्ग है। और हमको एक्सप्रेस करना है नैनोमीटर में, तो हम करेंगे एक्सप्रेस इसको नैनोमीटर में, और नैनोमीटर में हमको एक्सप्रेस करना है। तो वेवलेंथ, पहला क्वेश्चन, वेवलेंथ दिया है हमें, वेवलेंथ इज इक्वल टू 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग इन नैनोमीटर करने के लिए, नैनोमीटर करने के लिए हमें करना होगा 5800 बाय 10। नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये होता है फॉर्मूला यूज, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 580 न्यूटन मीटर, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम यहाँ पे लिख लेंगे, एक मिनट, डिस्टेंस हमको यहाँ लिखना है। डिस्टेंस फॉर्मूला में लिख लिया था, आप देख सकते हैं फॉर्मूला वाले क्वेश्चन के लिए। डिस्टेंस ऑफ अ गैलेक्सी फ्रॉम अर्थ, गैलेक्सी से अर्थ का डिस्टेंस है 5.6 इंटू 10⁻25 मीटर। डिस्टेंस है 5.6 इंटू 10⁻25 मीटर। और स्पीड एज्यूम हम कर रहे हैं कि स्पीड निकाल ही ना सकते, इसलिए एज्यूम कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इतना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये मीटर में इसलिए मीटर पर सेकेंड। अगर रहता है किलोमीटर तो हमको करना पड़ता है किलोमीटर पर आवर में। अब देखना हमको टाइम हिंट में दे दिया है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। आप ये पढ़े हुए पहले भी, बहुत आसान है। तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा 5.6 इंटू 10⁻25 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁸। अब यहाँ ऊपर हम इसको भेजेंगे, पहले इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको ऊपर हम इसको भेजेंगे तो 10⁻25 माइनस 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, देखिए 5.6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू
10⁻25 माइनस 8 करेंगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है, अब 56 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 5.6 डिवाइड करेंगे 3 से तो आपका आंसर आ जाएगा 1.87 और यहाँ पे जो है 17। टाइम हमसे पूछा है तो सेकेंड इसके लगेंगे, तो ये देख सकते हैं आप 1.87 इंटू 10⁻6 सेकेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 वैसे ही कुछ वैसा ही है और ये रहेगा हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि वेवलेंथ दिया है इस बार नैनोमीटर में, नैनोमीटर जी हाँ, 5890 नैनोमीटर में दिया। हमको इसको कन्वर्ट करना है आर्मस्ट्रॉन्ग में। आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए हमें 5890 सॉरी इसमें दिया हुआ था, सॉरी दोस्तों 5589 दिया था। कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। वहाँ पे 10 से डिवाइड करते थे न्यूटन मीटर में लाने के लिए, यहाँ आर्मस्ट्रॉन्ग में लाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आपका आ जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग में। और अब आपका आर्मस्ट्रॉन्ग में आ जाएगा वेवलेंथ। वेवलेंथ आप यहाँ लिख सकते हैं, वेवलेंथ इक्वल टू 5890 आर्मस्ट्रॉन्ग। आंसर आपका हो गया। ठीक है, मैं आपको दिखा सकता हूँ जल्दी से। आंसर 5890। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बाकी सब वैसे ही हैं। डिस्टेंस एक में हमको निकालना है, इसमें स्टेटमेंट डिस्टेंस इन मीटर, एक में आपको निकालना है डिस्टेंस। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं सिंपल पेंडुलम की और अगला टॉपिक जो है हमारे पास सिंपल पेंडुलम। देखिए ये जो है सिंपल पेंडुलम कुछ इस प्रकार का होता है। पुराने वाली घड़ी में, पहले की घड़ी और अभी भी कोई कोई घड़ी में वैसी टाइप की होती है सिंपल पेंडुलम किसी किसी के यहाँ। या तो आप तो देखे होंगे सिंपल पेंडुलम में। डायग्राम बना देता हूँ, ये कुछ डायग्राम कुछ ऐसे यहाँ से इसको सपोर्ट मतलब फिक्स किया गया है और ये कुछ यहाँ से ऐसा है, यहाँ पे ऐसा, और ये इधर इसके डॉट 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 का मतलब क्या आप समझ रहे हैं? ये तो एक ही है, 3 तो नहीं है। पर ऐसा हम क्यों करते हैं? हम ऐसा क्यों इसलिए करते हैं क्योंकि ये स्थिर तो नहीं रहता है, मतलब एक जगह पे रेस्ट तो नहीं रहती, ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे। मतलब मान लीजिए ये है मेरा, ये हाथ है मेरा सिंपल पेंडुलम और ये इसको इसको रिजिड सपोर्ट मिला हुआ है और ये ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे घूमेगा, एक जगह पे ये स्थिर तो नहीं रहेगा, ये फिक्स तो नहीं रहेगा, ये ऐसे ऐसे टिल्ट करेगा। तो इसलिए हम इसको कहें, इसको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किए हैं। इसको आप लाइन समझ से रिप्रेजेंट करिएगा, मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, और अब हम बताएंगे इसका लेबलिंग करेंगे। ये होता है स्ट्रिंग, इसको कहते हैं हम। और इसको ये जो आप गोल गोल देख रहे हैं इसको हम कहते हैं क्या? बॉब। पहले भी आप पढ़े होंगे, ये बॉब इसको हम कहते हैं। तो ये होता है स्ट्रिंग मतलब धागा। और यहाँ से डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। ठीक है, अब जो एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ, क्या ये होता है यूज़ क्लॉक में? नहीं, ये क्लॉक में यूज़ नहीं होता है। क्लॉक में जो यूज़ होता है उसको हम सिंपल पेंडुलम नहीं कहते हैं। क्लॉक में जो यूज़ होता है उसको हम कहते हैं कंपाउंड पेंडुलम। ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे। तो पेंडुलम यूज्ड इन द क्लॉक इज नॉट अ सिंपल पेंडुलम बट इट इज़ एन कंपाउंड पेंडुलम दैट इज बॉडी कैपेबल ऑफ ऑक्सीलेटिंग अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू इट। ये सिंपल पेंडुलम नहीं होता है। ये है जो मैं आपको बना के दिखाया वो होता है सिंपल पेंडुलम, और जो घड़ी में लगा रहता है वो होता है कंपाउंड पेंडुलम। ठीक है, ये अलग से रहता है। सपोर्ट इसको हम दिए हुए हैं, इसका आप नाम देख सकते हैं कुछ भी, इसमें सपोर्ट फॉर एस दे दिया है। ठीक है, अब बताना जो है आपको ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन क्या होता है? वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज कॉल्ड ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन जैसे ये मान लीजिए ये है, या इसी में बताता हूँ, ये यहाँ से आया यहाँ
और यहाँ से आया यहाँ, फिर यहाँ से आया यहाँ, फिर यहाँ से आया, वापस वही जगह पे आया। एक कंप्लीट टू एंड फ्रो, जैसे इसको यहाँ आया, इसको यहाँ लाया, इसको यहाँ गया, इसको यहाँ आया, इसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन, वन ऑक्सीलेशन। और टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है? कितना टाइम लगा एक ऑक्सीलेशन करने में। जैसे यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से आए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से आए, इसको टाइम कितना लगा, इसको तो हम कहते हैं, प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीलेशन। और जितना टाइम लगा उसको करने में, उसको उतना हम कहते हैं उसको टाइम पीरियड। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी वो होता है कितना टू एंड फ्रो कर ले वो एक सेकंड के अंदर। एक सेकंड के अंदर, मान लीजिए एक सेकंड के अंदर एक क्रिया, या कोई कोई होते हैं जो एक सेकंड के अंदर 3 कर ले, ऐसे 1 2 3। जल्दी भी हो सकते हैं, किसी किसी का मैं दिखा नहीं सकता आपको इतना जल्दी करके, इसलिए देखिए ऑक्सीलेशन में बता देता हूँ। एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसको हम कहते हैं ऑक्सीलेशन। कितना टाइम लगा करने में, तो उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी वो होता है एक सेकंड में आप कितना ऑक्सीलेशन कर सकें। ठीक है। तो फॉर्मूला जो मेन होता है इसका, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t। वैसे ये फॉर्मूला के रूप में कम ही आता है, ज़्यादा आपको देता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, तो ये इंपॉर्टेंट है। और वही टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f, वही टाइम पीरियड के लिए टाइम इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। ठीक है। एम्पलीट्यूड हमसे कहता है, एक लास्ट बचा है, कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बॉब टू द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन हम इसको कहते हैं मीन पोजीशन फ्रॉम बॉब टू मीन पोजीशन। जितना डिस्प्लेसमेंट जितना डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब जितना जल्दी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और आइदर साइड, कोई भी साइड से, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन। कोई भी साइड से बॉब से मीन पोजीशन जाने में जितना डिस्प्लेसमेंट में लगा उसको हम कहते हैं क्या? एम्पलीट्यूड। ठीक है। एम्पलीट्यूड हम इसको कहते हैं। और अब यही आपको ग्राफ में भी बताया गया है, वही चीज़ शो किया गया है। और एक अब ये भी फॉर्मूला होता है, देखिए लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और हम यहाँ पे चैप्टर एंड कर देंगे कि इसके आगे अब कुछ है नहीं। फर्स्ट चैप्टर ये पे आपका कंप्लीट हो जाएगा, मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। t इक्वल टू 2π√L/g। अब ये क्या दिया है? ये क्या ऊँट पटांग सा लिख दिया है आपने, मैंने। तो t होता है आपका टाइम, पाई तो आप जानते हैं 22/7 इसका वैल्यू है। अब L होता है लेंथ, इफेक्टिव लेंथ भी आप कह सकते हैं, मैं लेंथ लिख रहा हूँ, या इफेक्टिव लेंथ भी लिख सकते हैं, इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम। और लास्ट में G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। G को हम डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आता है न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। तो यही था कुछ, देख लीजिए इसको। ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला से बनते हैं न्यूमेरिकल्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और